नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जगह की सैर करते हैं जो असल में कला, आस्था और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत संगम है। हम बात कर रहे हैं अजंता की गुफाओं की। सोचिए, एक पूरा का पूरा स्मारक जो लगभग एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था। कमाल है ना? लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, यहाँ भी एक गहरा रहस्य है। और यही सवाल, यही मिस्ट्री हमारे आज के इस सफर का आधार है कि आखिर कला और इंजीनियरिंग का इतना बड़ा मास्टरपीस जिसे बनाने में सदियां लग गईं, वो 1500 साल से भी ज्यादा वक्त तक दुनिया की नजरों से गायब कैसे रह सकता है? कहाँ चला गया था ये? तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा गहरा उतरते हैं। शुरुआत करते हैं इन गुफाओं की उस ड्रामेटिक खोज से। एक ऐसी दुनिया जो वक्त के अंधेरों में कहीं खो सी गई थी और फिर एक दिन अचानक से सामने आ गई। तो देखिए, 480 ईस्वी के आसपास इन गुफाओं को जैसे बस छोड़ दिया गया, वीरान। और उसके बाद सोचिए, 1339 साल, इतने लंबे गहरी खामोशी के बाद 28 अप्रैल 1819 को एक घटना घटी। एक ब्रिटिश अफसर थे, कैप्टन जॉन स्मिथ, जो बाघ का शिकार कर रहे थे। एक स्थानीय चरवाहे ने उन्हें गुफा नंबर 10 के दरवाजे तक पहुंचाया। बस यही वो पल था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और हाँ, एक दिलचस्प या कहूँ थोड़ी अजीब बात भी है। कैप्टन स्मिथ ने अपनी इस डिस्कवरी को सेलिब्रेट कैसे किया पता है? उन्होंने 1500 साल पुरानी एक कीमती पेंटिंग पर अपना नाम और तारीख खुरच दी। ये एक तरह से उस दौर के कॉलोनियल माइंडसेट को भी दिखाता है। एक कड़वी सच्चाई है ये। लेकिन ठहरिए, इस खोज की कहानी से पहले चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, पीछे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये गुफाएं आखिर बनी ही क्यों थीं। हम बात कर रहे हैं अजंता के बनने के सबसे पहले दौर की, वो समय जब ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए ध्यान और साधना का एक शांत आश्रय हुआ करता था। तो जो शुरुआती गुफाएं बनी, उनके बनाने वाले हीनयान बौद्ध धर्म को मानते थे। अब ये क्या था? ये बौद्ध धर्म की एक पुरानी शाखा थी, जिसमें बुद्ध को एक महान गुरु माना जाता था, लेकिन उनकी मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी। पूजा होती थी पर सिंबल्स की, जैसे कि स्तूप, जिसे बुद्ध के अवशेषों का प्रतीक माना जाता है। और इसी विचार की वजह से जो सातवाहन राजवंश के टाइम में गुफाएं बनी, वो बहुत ही सिंपल थीं। जो विहार थे, यानी रहने की जगह, और जो चैत्य थे, यानी पूजा घर, सब बिल्कुल सादे। खंबे भी एकदम प्लेन, बिना किसी नक्काशी के। आर्ट का मतलब था सिंबल्स, और सारा फोकस बस स्तूप पर था। तो इस दौर की कला बहुत सिंपल और सीधी थी। लेकिन फिर 100 ईस्वी के आसपास अचानक सब कुछ रुक गया। बिल्कुल अचानक 300 साल से भी ज्यादा इस जगह पर एकदम सन्नाटा पसरा रहा। ये एक मिस्टीरियस पॉज था। पर इस पॉज के बाद जो हुआ ना, वो इससे कहीं ज्यादा ग्रैंड, कहीं ज्यादा शानदार था। तो 300 साल की इस खामोशी को आखिरकार तोड़ा वाकाटक राजवंश ने। ऐसा लगता है जैसे इनके दौर में अजंता का एक तरह से पुनर्जन्म हुआ, और यहीं से शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन का दूसरा फेज। एक ऐसा दौर जो पहले से कहीं ज्यादा ग्रैंड और शानदार था। अब इस जबरदस्त बदलाव के पीछे ना एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन थी, महायान बौद्ध धर्म का उदय। इस नई सोच में बुद्ध सिर्फ एक गुरु नहीं थे, बल्कि उन्हें एक डिवाइन फिगर, एक देवता माना जाने लगा, जिनकी पूजा हो सकती थी। और बस इसी एक बदलाव ने अजंता में आर्ट और स्कल्पचर का जैसे एक धमाका कर दिया। वाकाटक वंश और खासकर सम्राट हरि सेन की रॉयल पेट्रोनेज में अजंता एक नए ही जोश के साथ, एक नई आर्टिस्टिक एम्बिशन के साथ जैसे फिर से जी उठा। अब ये जगह सिर्फ भिक्षुओं के शांत रिट्रीट के लिए नहीं थी, अब ये आर्ट और फेथ का एक ग्रैंड डिस्प्ले बन चुका था। तो दोनों दौर में फर्क जमीन आसमान का। देखिए, पहले हीनयान फेज में बुद्ध एक टीचर थे, आर्ट सिंबॉलिक थी और आर्किटेक्चर एकदम फंक्शनल, जरूरत के हिसाब से। लेकिन दूसरे महायान फेज में बुद्ध एक देवता बन गए, आर्ट में उनकी मूर्तियां बनने लगीं, उनकी कहानियां दिखाई जाने लगीं, और आर्किटेक्चर वो ऑर्नेट हो गया, खूब सजावट। और जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है इस पूरे काम की स्पीड। एक स्कॉलर हैं वॉल्टर स्पिंक, उनके मुताबिक अजंता के ज्यादातर मास्टरपीस जो हम आज देखते हैं, वो 20 साल से भी कम टाइम में बनाए गए थे। सोच सकते हैं, एक तरह की आर्टिस्टिक रेस थी ये, एक दौड़ जो सम्राट हरि सेन की मौत के साथ ही अचानक से रुक गई।
तो ये तो हो गई कहानी कि अजंता में क्या बना और क्यों बना। पर अब सबसे बड़ा सवाल आता है, कैसे? चलिए अब ये समझते हैं कि उस दौर के कारीगरों ने सिर्फ छेनी और हथौड़े से उस पत्थर से ये चमत्कार आखिर कर कैसे दिया। उनकी टेक्निक सुनने में बहुत सिंपल लगती है, पर थी कमाल की। टॉप डाउन कार्विंग मेथड, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ खुदाई। कारीगर क्या करते थे, पहले छत के लेवल पर एक पतली सी सुरंग खोदते थे, फिर उसी को नीचे और बाहर की तरफ फैलाते जाते थे। इसका फायदा, उन्हें किसी स्कैफोल्डिंग या पाड़ की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, और इसीलिए वो इतनी प्रिसिजन से, इतनी सफाई से खंभे और मूर्तियां तराश पाते थे। पर ये काम बिल्कुल आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो जिस पत्थर पर काम कर रहे थे वो था डेक्कन ट्रैप्स बसाल्ट, यानी ज्वालामुखी के लावे से बना पत्थर। इसकी परतों का कोई भरोसा नहीं था, कब धोखा दे जाए कोई नहीं जानता था। और कभी-कभी, जैसे हमें गुफा नंबर 4 में देखने को मिलता है, पूरी की पूरी छत ही गिर जाती थी। सोचिए, उन कारीगरों के लिए ये रोज एक इम्तिहान जैसा रहा होगा, उनके हुनर और हिम्मत दोनों का। और फिर आती हैं वो पेंटिंग्स जो लाजवाब हैं। एक बात साफ कर दें, ये फ्रेस्को नहीं है जिसमें गीले प्लास्टर पर पेंटिंग होती है। यहाँ टेम्पेरा टेक्निक यूज हुई, जो कि एक ड्राई टेक्निक है। प्रोसेस क्या था? पहले रॉक सरफेस को खुरदुरा बनाते थे ताकि प्लास्टर पकड़ ले, फिर उस पर मिट्टी और घास फूस के प्लास्टर की मोटी परत, फिर मिट्टी और रेत की एक पतली परत, उसके ऊपर चूने का एक हल्का सा वॉश, और जब ये सब बिल्कुल सूख जाता था तब उस पर पेंटिंग की जाती थी। बहुत ही सब्र और सधे हुए हाथों का काम था ये। और इन पेंटिंग्स में रंगों की कहानी तो और भी ज्यादा मजेदार है। देखिए, ज्यादातर रंग तो लोकल चीजों से ही बन जाते थे, गेरू, हरी मिट्टी, काजल वगैरह वगैरह। लेकिन वो जो गहरा चमकीला नीला रंग दिखता है ना, वो लैपिस लाजुली नाम के एक बहुत ही कीमती पत्थर से बनता था। और पता है ये पत्थर कहाँ से आता था? आज के अफगानिस्तान से। इससे साफ साबित होता है कि अजंता उस जमाने में एक बड़े इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। तो ये सारी कहानियां, ये कला, ये कारीगरी, इन सब का संगम हमें अजंता की लेगेसी तक ले आता है। सवाल ये है कि आज के दौर में ये जगह क्या मायने रखती है। सबसे पहले साल 1983 में यूनेस्को ने अजंता की गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। इससे इसके अनोखे ग्लोबल इंपॉर्टेंस पर एक पक्की मोहर लग गई। और इसका असर सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रहा। यूनेस्को खुद मानता है कि अजंता की आर्ट स्टाइल का इन्फ्लुएंस पूरे एशिया में फैला, खासकर जावा जैसे देशों तक। ये दिखाता है कि आइडियाज और आर्ट, उनके लिए बॉर्डर्स कोई मायने नहीं। और जैसा कि आर्ट हिस्टोरियन जेम्स हार्ले ने बहुत खूबसूरती से कहा है कि अजंता की कला सिर्फ गुप्त काल की ही शान नहीं है, बल्कि यह पूरी इंडियन आर्ट का सबसे शानदार चैप्टर है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। उस युग में जब कोई मशीन नहीं थी, अजंता के पीछे की असली ताकत क्या थी? क्या वो रॉयल पावर थी, या गहरी धार्मिक आस्था, या फिर प्योर आर्टिस्टिक जीनियस? शायद असली चमत्कार इन तीनों का मिलना ही था।